हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम इन स्टडी विद पायल। तो आज हम यहाँ पर जो है वो एक मैथन लेने वाले हैं जो कि हमारी HSSC CET मेंस कॉमर्स के अंदर सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है हमारे पास HRM। तो उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो उन सभी को आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम उस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, काफ़ी सारे टॉपिक्स करेंगे, लाइक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो गया, या फिर ट्रेनिंग के अंदर भी दो टाइप्स होते हैं, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब हमें सभी को पता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर काम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या हुआ, एक तरह से जो हमारी मैन पावर होती है। तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, मैन पावर की यहाँ पर ज़रूरत होती है। तो मैन पावर को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। तो यानी कि कब हमारे जो कंपनी होगी या फिर, तो उसके अंदर हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है वहाँ पर हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, या कितने और लोग अभी हमें लेके आने हैं। तो यानी कि उन सभी चीज़ों को मैनेज करके रखना। यानी कि अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ तो हम वहाँ पर ये देखेंगे कि वहाँ पर अभी कितने लोग काम कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में मुझे कितने लोगों की ज़रूरत होगी। तो उन सभी की प्लानिंग करना ही हमारा क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, जिसे इन शॉर्ट में हम HRM बोलते हैं। तो आई होप आपको HRM का मतलब यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, वो होता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज द पीपल HRM डील्स विद द प्रॉपर और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि जो हमारी HRM है वो क्या करती है, प्रॉपर और बेस्ट यूटिलाइजेशन करती है जितने भी हमारे पास हमारी कंपनी के अंदर या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे होते हैं, तो उनको अच्छे से यूटिलाइज करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि वो प्रॉपर वे में क्या कर पाए, काम कर पाए। तो वही क्या होता है, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है तो उसके क्या नेचर होते हैं, या फिर क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या फीचर्स होती है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ कि वो हर जगह पे होता है, यानी कि जो हमारा HRM होता है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो यूनिवर्सल इन नेचर होता है, यानी कि हर जगह पर होता है, क्योंकि हर काम को करने के लिए हमें ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। चाहे किसी भी तरह की, अगर आज के समय में हम देखते हैं तो चाहे किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी के अंदर काम करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होनी चाहिए। चाहे वो हमारी कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारा कोई बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, तो इन चाहे वो रिक्रिएशन हो, सोशल हो, इन सभी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, हमें किसकी ज़रूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो हमारी HRM होती है वो क्या होती है, यूनिवर्सल इन नेचर होती है। और ये क्या होती है, जो कि हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे हमें चाहिए होती है। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, ये हमारा इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अंदर ये कहता है कि HRM इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसिप्लिन, यानी कि जो हमारा HRM होता है वो हमारा मैनेजमेंट डिसिप्लिन का क्या होता है, एक पार्ट होता है। इट इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन इन इटसेल्फ, यानी कि अगर हम इसे अलग भी करना चाहें बिजनेस से तो हम नहीं कर सकते, बिकॉज जो भी हमारा जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रन करते हैं, अगर हम उसे रन कर रहे हैं तो किसकी मदद से करते हैं, HRM की। यानी कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, उसके बिना हम अपने बिजनेस को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते। तो इट इज़ डिपेंड टू अ रेजनेबल एक्सटेंट ऑन द मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो उनकी भी हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है पीपल ओरिएंटेड। तो यहाँ पर पीपल ओरिएंटेड का मतलब यही होता है कि जो HRM होती है वो हमारे पीपल्स या फिर इंडिविजुअल या फिर जो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सभी को लेके चलती है। पीपल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ हमारा कि वो जो होती है वो हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड होती है, यानी कि लोगों से रिलेटेड होती है।
क्योंकि यहाँ पर हम किसको ले रहे हैं, अभी ह्यूमन रिसोर्स को ले रहे हैं, और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कौन आते हैं, ह्यूमन बीन आते हैं। तो ह्यूमन बीन हमारे क्या हो गए, ये एक तरह से हमारी क्या होती है, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, उस पर काम करने वाले जो लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सभी क्या होते हैं, पीपल्स की मदद से उन्हें काम को करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारी एचआरएम होती है वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच होती है। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात लेते हैं, तो कोई भी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है। अगर हम वो पॉलिसी बना रहे हैं तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। इसके अलावा ये कहता है किस लिए, ताकि और जो भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो उन्हें रिजॉल्व करने के लिए जो है वो पॉलिसी बनाई जाती है, उन्हें चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल ओरिएंटेड। गोल का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम बात लेते हैं तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है अगर वो इस्टेब्लिश की जा रही है तो उसका कोई ना कोई गोल तो होता ही है। तो एचआरएम इज डायरेक्टेड टूवर्ड अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। अब जब हम बात लेते हैं स्ट्रेटेजिक, जो हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, ये कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करते हैं एचआरएम की, तो ये क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की मदद करती है कि वो अपने जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होते हैं तो उसको कंप्लीट करने में, उसको अटेन करने में, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होगा उन्हें अचीव करने में हमारी मदद करती है। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एचआरएम जो होती है ना वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, क्योंकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो भी हमारी एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी वहाँ काम कर रही होती है, तो हमें ये नहीं देखना होता कि उनका हमने शॉर्ट टर्म में देखना है, हमें क्या करना होता है कि जो लॉन्ग टर्म में वैल्यू होती है ना उसे देखना होता है। यानी कि हमें ये नहीं देखना कि भाई 1 साल का या फिर 2 साल का हमने देख लिया, नहीं, हमें बल्कि काफ़ी ईयर के बारे में पहले से ही सोच के चलना पड़ता है कि आगे हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो मतलब ये क्या होगी, एक तरह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं इंस्टीड ऑफ शॉर्ट टर्म, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी ह्यूमन बीइंग होती है, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, अगर हम उसे एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं तो उनके अंदर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, तो काफ़ी सारा एक्सपेंसेस उनके ऊपर किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर हम उसके ऊपर एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो हम भी ये सोचते हैं क्या कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो भी हमारी एचआर है वो यहाँ पर बनी रहे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना जाए। बिकॉज अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चली जाती है तो उनकी ट्रेनिंग पे, उनकी डेवलपमेंट पे हमने जो भी खर्चा किया होता है या उनके अंदर जो भी वैल्यू को ऐड किया होता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की मदद से हमें यहाँ पर सोचना होता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने मीनिंग और जो नेचर होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, वो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छे से कवर कर ली है, और नेचर को करैक्टरिस्टिक या फिर फीचर भी हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है स्कोप। अब जो हमारा स्कोप होता है किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर जो होता है ना हमारा स्कोप वाइडर टर्म होती है, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम इसके अंदर कवर करते हैं। लाइक अभी जो हम एचआरएम में पढ़ने वाले हैं वो सभी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, इसके स्कोप के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके अंदर कितने हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स होंगे, कितने लोग होंगे जो कि काम करेंगे, कितने लोगों को हमें रखना है, कितनों को नहीं रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो है वो बात की जाती है। और यहाँ पर हमें क्या कहता है कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है इसे हम मैन पावर प्लानिंग भी कह सकते हैं। फर्दर इसका दूसरा नेम क्या होता है, मैन पावर प्लानिंग होता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे करंट मैन पावर की पोजीशन से हमें कितनी डिज़ायर्ड मैन पावर पोजीशन है वो हमें बताता है, उसको फाइंड आउट करने में हमें मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है
तो हमने ये देखा कि वहाँ पर इस वक्त जो है वो 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, और अभी हमें वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन के लिए 12 एम्प्लॉयज़ अगर हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि अभी हमें 2 एम्प्लॉयज़ की और ज़रूरत है। यानी कि हमारा जो करंट है, करंट में कितने हैं, 10 हैं, और जो हमारे डिज़ायर्ड है जितने हमें चाहिए वो हमारे किस में हो गए, जैसे कि जो 12 है वो हमारे क्या हो गए, डिज़ायर्ड, यानी कि इतने हमें चाहिए आगे के लिए। तो यानी कि एक तरह से हमारी क्या हो गई, हम प्लानिंग करके चलते हैं फ्यूचर के लिए। बिकॉज ये क्या करता है, इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, यानी कि ये एक फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन होता है, बैकवर्ड नहीं होता है। यानी कि आगे की तरफ देखता है, फ्यूचर की तरफ देखता है कि हमेशा राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखा जाए, क्योंकि अगर राइट पर्सन को राइट जॉब पे रखा जाएगा तो उससे जो हमारा काम होगा वो भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा वो भी हम अच्छे से अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन। जब हम जॉब एनालिसिस और जॉब डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। बिकॉज जब हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस की तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम ये जान पाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म करनी है, या फिर डिसाइड कर पाते हैं कि उनके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम सीए की ही बात करते हैं तो सीए की जॉब के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि उन्हें अकाउंट्स आना चाहिए, उन्हें मैथ्स आना चाहिए, यानी कि हर चीज़ के बारे में हमें यहाँ, तो हमें उसके बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या जॉब करी जाएगी, उस अगर जो भी जॉब जैसे सीए की अभी मैंने बताया आपको, तो क्या पोस्ट होगी, उसके लिए कितनी स्किल रिक्वायर्ड होगी, किस मतलब कि जो पर्सन काम करेगा तो उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो वो सभी हमारे किसके अंदर आ जाते हैं, जॉब एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं और जॉब डिज़ाइन के अंदर आ जाते हैं। यानी कि हमें उसके बारे में भी क्या करनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्शन करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। अगर हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की तो ये हमारा जो रिक्रूटमेंट होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव प्रोसेस होता है, और जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा एक नेगेटिव प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की, जब हमने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करी थी फर्स्ट पॉइंट में, तो हम ये देख लेते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उन्हें रिक्रूट करते हैं। अब रिक्रूट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हमारे पास होते हैं कि हम क्या रिक्रूट कर सकते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर में भी जो है वो पब्लिश करवा सकते हैं कि ये पोस्ट खाली है। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं रिक्रूट करने के, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे वो आएंगे, उसके अंदर से हम क्या करते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है, एक तरह से नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट है उन्हें बुलाना, और वहीं पर ये एक तरह से पॉजिटिव होता है। और जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि हम उनके अंदर से क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करना, स्क्रीनिंग यानी कि छटनी करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो है वो हमारे 100 आते हैं, जिसके अंदर से अगर हमने 20 को अगर हमने एक्सेप्ट किया है, तो वो जो 20 होंगे वो किसके अंदर आ जाएगा, सिलेक्शन के अंदर आता है। और फ्रेंड्स ये बात हमेशा याद रखना कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा नेगेटिव प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम ओरिएंटेशन और इंडक्शन की बात करते हैं तो ये जब भी कोई कंपनी में जब हम जो हमारी स्टार्टिंग होती है तो उस वक्त किया जाता है। बट इन दोनों चीज़ों में केवल एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जो हमारी इंडक्शन होती है वो हमारी जो होती है वो थियोरटिकल होती है, वो हमारी एक थ्योरी बेस होती है। यानी कि जब भी हम किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें जो थियोरटिकली वे में बताया जाता है वो हमारा क्या होता है, इंडक्शन होता है, यानी कि उसको इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन का, तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके अंदर जो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि वर्क जो होगा वो क्या होगा, तो वो होता है ओरिएंटेशन। यानी कि इंडक्शन का मतलब क्या हो गया, जो कि थियोरटिकल चल रहा है, थ्योरी बेस पे चल रहा है। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी कि अगर कोई भी मशीन पे काम करवाया जाएगा तो उन्हें उस मशीन को चलाकर दिखाया जाएगा, वो हमारा क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है। बेसिकली यही एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन के अंदर होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा आता है, फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो हमारा होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पर अगर हम बात लेते हैं तो ट्रेनिंग जो होती है इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी एचआर होती है, यानी कि जितने भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जब हम उसे वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं तो हमें क्या करनी पड़ती है, उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है उनके वर्क से रिलेटेड, कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे वे से वो कर पाए।
आगे हम इसके जो हमारी ट्रेनिंग है इसके टाइप्स को भी समझने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की। तो ये जो होता है वो क्या करता है, एनहेंस करता है जो भी एफिशिएंसी होती है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की। यानी कि जिस कैपेसिटी से अभी वो काम कर पा रहे हैं तो उस कैपेसिटी को वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। और ये क्या करता है, एक तरह से जो भी परफॉर्मेंस होती है हमारे एम्प्लॉयज़ की तो उसे भी इंक्रीज करता है, जिससे क्या होता है जो अपॉर्चुनिटी होती है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की वो हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर पाए। तो ये इसका मेन मोटिव होता है। अगर यहाँ पर ट्रेनिंग की बात की जाए तो जो ट्रेनिंग होती है वो एक टास्क से रिलेटेड होती है, जबकि डेवलपमेंट केवल टास्क से रिलेटेड नहीं होती, ये ओवरऑल होती है। और जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो हमारी क्या होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो डेवलपमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बेसिकली ये भी एक डिफरेंस होता है इन दोनों टर्म्स के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो हम सपोज करते हैं कि ये जो होता है वो डेवलप करते हैं एक एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम कि यानी कि जहाँ पर जैसे अभी जो हमारे एचआर हैं, जो हमारे एचआर यानी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अभी वो जैसा काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से देखा जाता है, उन्हें एक तरह से इवेलुएट किया जाता है कि आज वो कैसा वर्क कर रहे हैं। तो उसके जो जॉब के रिस्पेक्ट में उन्हें देखा जाता है, उन्हें इवेलुएट किया जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि क्या जो ये एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिक्वायरमेंट है क्या वो उन्हें फुलफिल कर पा रहे हैं, जैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, जैसा हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस स्टैंडर्ड को चाहती है क्या वो उन सभी को मीट आउट कर पा रहे हैं। तो यानी कि एक तरह से उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। यानी कि जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सोच रखा है अगर वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे हैं तो हम क्या कह देते हैं कि हाँ, ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो भी स्टैंडर्ड है उसको मीट आउट कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। और वहीं पर ही जैसा हमारी कंपनी सोचती है अगर वो उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे होते तो यानी कि जो उनकी परफॉर्मेंस होगी वो कहीं ना कहीं जो है उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं होती तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल अप्रेजल। पोटेंशियल अप्रेजल जो होता है वो भी हमारी एचआर का ही एक स्कोप होता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कहता है कि पोटेंशियल अप्रेजल मींस असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनहेरेंट कैपेबिलिटी। यानी कि जो भी हम ये असेस करते हैं या फिर आइडेंटिफाइड करते हैं वो कैपेबिलिटी जो कि हम नहीं देख पाए, यानी कि कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी नॉलेज जो कि हम पोजेस कर की जाती है किसकी, एम्प्लॉयज़ की, यानी कि उनके अंदर कितनी जो है वो कैपेबिलिटी है एक एम्प्लॉय के अंदर जो कि यूज़ नहीं हो रही है एट प्रेजेंट, तो उसे भी देखा जाता है, उस चीज़ को भी कंसिडर किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरियर प्लानिंग। कैरियर प्लानिंग के अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ कहते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हम बात करते हैं कैरियर प्लानिंग की, तो उसके अंदर क्या आता है कि जो हमारा कैरियर प्लानिंग होता है, जो हमारी सक्सेशन प्लानिंग होती है वो इसेंशियल होती है किसी भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जो भी हमारे एचआर है यानी कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं उनकी जो भी हमारी स्किल है, ठीक है, या उनकी जो भी स्किल है उसको हम क्या करते हैं, मैच करते हैं। मैच किसके साथ किया जाता है, जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल की जो भी हमारी डिमांड होती है उसके साथ हम क्या करते हैं, उसे मैच करते हैं कि क्या जो हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, हमारी एचआर काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। उनकी जो भी एबिलिटी होती है उन्हें देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम क्या कर पाएँ, जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसकी एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की जा सके। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट पॉइंट आता है रिवॉर्ड एंड कंपनसेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी हमारी एचआर होती है, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो भी हमारी कंपनी के अंदर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या करती है, उनको रिवॉर्ड देती है उनको, और इसके अलावा कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि हम उनको रिटेन कर सके जो भी हमारी एचआर होंगी, और इसके साथ साथ हम उसे मोटिवेट कर सके, उन्हें अट्रैक्ट कर सके। तो इसलिए उन्हें क्या की जाती है, फिर उन्हें सबसे लास्ट में क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड या फिर कंपनसेशन भी उन्हें दी जाती है। जब हम इसकी बात करते हैं रिवॉर्ड एंड जो हमारा कंपनसेशन होते हैं, तो ये भी दो तरीके के हो सकते हैं।
एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, जो बाहर से दी जाती है, यानी कि एक तरह से बाहरी चीज़ें जो उन्हें दी जाती है, जो कि बाहरी चीज़ें ऐसी जो कि उन्हें मोटिवेट करती है। एक्सटर्नल थिंग्स होती है जो कि उन्हें मोटिवेट करती है, लाइक हम उन्हें सैलरी देते हैं या फिर कोई प्रमोशन दे दिया, फ्रेंड्स बेनिफिट्स दे दिए, तो ये हमारे क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक के अंदर आते हैं, जो कि उन्हें बाहर से मोटिवेट करती है। और इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी इंटरनल चीज़ें होती है जो कि वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उन्हें दी जाती है, जैसे कि जॉब से उन्हें सेटिस्फैक्शन, या फिर प्राइड टू वर्क हो गया, रिकॉग्निशन हो गया किसी इंडिविजुअल को, या फिर हम उसकी प्रेज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एम्प्लॉयज़ होता है उसके अंदर काफ़ी जो सेटिस्फैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ऑल ओवर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर जो है वो सेकंड टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, यानी कि जो भी हमारी एचआर होती है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरह से क्या हो गया है कि हमें कितने जो मैन पावर है उसकी नीड है, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है इसे जो है वो हम मैन पावर प्लानिंग भी जो है वो बोल सकते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये देखा कि वहाँ पर हमने ये सपोज करते हैं कि वहाँ पर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। अब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ऑलरेडी वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं वो हमारे 20 वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। और अब हमें वहाँ पर कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, जो अब हमारा वर्क है वो कम हो गया है, तो इसलिए हमें वहाँ पर ओनली 18 वर्कर्स की ज़रूरत है। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे 2 वर्कर्स होंगे उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक तरह से हमने क्या की, यहाँ पर प्लानिंग की, क्योंकि एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो भी हमारा डिपार्टमेंट है, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर हमने क्या किया कि जो भी हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उसके अच्छे से हमने प्लानिंग करी कि जो हमारी करंट में जितने भी हमारे एचआर काम कर रहे हैं उसे हमें डिजायर्ड से देखना होता है कि डिजायर्ड हमारे पास कितने हैं। फ्रेंड्स, डिजायर्ड का मतलब होता है कि कितने पर्सन जो है, कितने एचआर हमें चाहिए इन फ्यूचर, तो वो हमारा होता है डिजायर्ड। तो यानी कि हमारे पास करंट में कितने हैं, 20, और हमें चाहिए कितने, डिजायर्ड कितने, 18। तो यही हमारी क्या होती है, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। इससे आगे हमारे पास आता है कि अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो उसके हमें क्या बेनिफिट होते हैं और क्या उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो जब हम उसके इम्पोर्टेंस या फिर उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि टू मीट अप रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो जिसके अंदर हमारी एचआर यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज वर्क कर रही होती है, तो हम ये देखते हैं कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी डिजायर्ड स्किल है, नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, तो उन सभी को भी वो फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पर कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम क्या करते हैं, पहले हमें ये प्लान करना होता है कि किस जगह, कौन सी जगह हमारी खाली है, वेकेंट है, और उसके अंदर किस स्किल का जो पर्सन है, जो एचआर है, जो कि हमें चाहिए होगा, ताकि हम क्या कर पाए, प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को कर पाए। तो इसलिए जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो जो होती है वो मीट करती है रिक्वायरमेंट की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि हम उसे फुलफिल कर पाए। अगर यहाँ पर हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर अगर लोगों की ज़रूरत है, एचआर की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि वहाँ पर जो भी फाइनेंस के लिए जितनी भी स्किल चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, तो क्या वो उस पर्सन के अंदर है या नहीं है जो हमें लेना है, क्या स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला एक बेनिफिट होता है अगर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर लेते हैं तो। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हमारा आता है काउंटर बैलेंस इनसिक्योरिटीज एंड चेंजेस। यानी कि अगर हम, ये हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जितनी भी हमारे पास जो भी ह्यूमन होते हैं या फिर जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम उसको क्या करें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें उन सभी रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर ये कहता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास जो होते हैं वो नॉन
ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे, बल्कि ह्यूमन के साथ साथ कुछ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं। लाइक हमारी मशीनरीज हो गई, मटेरियल हो गई, मनी हो गई। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसका हमें क्या करना होता है, उन्हें सफिशेंट और प्रॉपर एक यूटिलाइजेशन हमें करना होता है। अगर हमारे पास वो प्रॉपर नहीं होती, इनएडिक्वेट होती है, यानी कि सफिशिएंट नहीं होती, तो इससे क्या होगा कि जब हमने जो भी काम करना हमने स्टार्ट किया है वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या फिर जो प्रोडक्शन होती है उसको भी हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी भी काम को करने के लिए अगर हमें 4 मशीनों की ज़रूरत है, अगर वो वहाँ पर 3 ही मशीन है तो उस वक्त एक जो मशीन हमारे पास नहीं है, तो उसकी जो इनएडिक्वेट अवेबिलिटी होगी तो उसके कारण हम उस काम को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या कहते हैं, एक तरह से हमें उसको काउंटर बैलेंस करता है, किसको, जो भी हमारे इनसिक्योरिटीज़ होती है या फिर कोई भी जो चेंज होता है उसे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इट हेल्प इन चेकिंग लेबर इनबैलेंसेस। यानी कि यहाँ पर ये कहता है कि जो भी हमारे पास इम्बैलेंस हो रहा है, यानी कि जो लेबर्स हैं जब वो बिल्कुल बैलेंस में नहीं है उनके अंदर, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है वो हेल्प करती है किस में, एंटिसिपेट करने में शॉर्टेज, यानी कि अगर कोई भी कमी है, जितने वर्कर्स की या फिर जितने एचआर की कमी है, या फिर जितने हमारे पास एक्स्ट्रा, यानी कि हमें 10 अभी करंट के अंदर है और हमें 8 चाहिए, तो यानी कि जो 2 है वो हमारे पास सरप्लस में है। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती है, जो इम्बैलेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बन रहा है, तो उस इम्बैलेंस को हटाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, राइट साइजिंग द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके अंदर हमें क्या करना होता है, राइट साइज करना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके कोई भी पोस्ट है, अगर वो किसी भी कारण से हो सकता है कि इन फ्यूचर वो वेकेंट होने वाली है, लाइक सीईओ की पोस्ट है, अगर हम सीईओ का एग्जांपल लेते हैं, अगर या फिर हम लेते हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो पोस्ट है वो खाली होने वाली है, किस कारण से, या तो हो सकता है रिटायरमेंट की वजह से, या हो सकता है एक्सीडेंट की वजह से हो गई हो, या प्रमोशन की वजह से, या डेथ की वजह से एम्प्लॉयज़ की। तो इन सभी सर्कमस्टेंसेज में हमें क्या करना होता है, उस जो पोस्ट होती है उसको फुलफिल करना होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है, कॉन्स्टेंट हमें नीड होती है कि हम उस पोस्ट को क्या कर पाए, रिप्लेस कर पाए। तो इसलिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो होती है राइट साइज करना, किसको, ह्यूमन रिसोर्स को, कि कितने ह्यूमन रिसोर्स हमें चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू मीट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमेशा एक ही लेवल पे चले, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि हर एक बिजनेस की क्या होती है, ग्रोथ होती है। क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, अपने फ्यूचर प्लान को भी बना के चलती है कि उसे आगे जाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसे डाइवर्सिफाइड भी करना है, या फिर मॉडर्नाइज करना है। आज हो सकता है कि वो जो कंपनी है वो जो है वो मैनुअल में काम कर रही है, अभी वो मैनुअल में काम कर रही है, यानी कि, तो और इसके अलावा हो सकता है कि वो कंप्यूटर की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाए, यानी कि टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं उसको भी क्या करना पड़ता है, उसे जो है वो मीट करना पड़ता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी करना है और डाइवर्सिफाइड भी करना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि टाइम टू टाइम हमें क्या करना होता है, टाइम टू टाइम हमें अपने एम्प्लॉयज़ को, हमें अपने एचआर को क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। क्योंकि जैसे जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो रहा है, चेंज होता है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को हमें चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को अगर टाइम टू टाइम विद द हेल्प ऑफ, मतलब कि इन्वायरमेंट के हिसाब से अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो हम जो है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ज़रूरी होता है कि जो भी हमारी एचआर होती हैं उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उन्हें प्रोवाइड की जाए ताकि वो और अच्छे से क्या कर सके, काम कर सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फुलफिल इंडिविजुअल नीड ऑफ द एम्प्लॉय। यानी कि जो भी हमारी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी जो भी नीड्स होती हैं उन्हें भी हमें क्या करना होता है, फुलफिल करना होता है।
तो यहाँ पर कहता है कि ये हमारी मदद करती है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय होती है उन्हें क्या करना होता है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सैलरी इनकैशमेंट या फिर बेटर बेनिफिट। बिकॉज जो भी हमारी एचआर होती है वो क्या चाहती है कि उन्हें टाइम टू टाइम जो है वो टाइम टू टाइम उन्हें सैलरी भी जो है वो टाइमली पे की जाए, या फिर वो ये नहीं चाहते कि एक ही पोस्ट पर वो हमेशा वर्क करे, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र भी हो, यानी कि प्रमोशन हो। अगर आज वो एक कलर की जॉब पे काम कर रहे हैं तो वो उसे अपर लेवल पे भी जाना चाहेंगे। तो इसलिए उनकी जो भी एक नीड होती है, इंडिविजुअल की जो भी नीड होती है एम्प्लॉयज़ की, तो उन्हें भी फुलफिल किया जाना चाहिए। बिकॉज अगर उनकी नीड्स को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होंगे। तो इसलिए उन्हें मोटिवेट बनाए रखने के लिए जो भी उनकी नीड्स होंगी उसे भी हमें क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए। तो ये अभी हमने दो टॉपिक को कवर कर लिया है। एक हमारा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सेकंड टॉपिक हमारा था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास होगा रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पर बात करी थी कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, हम उनकी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कितने लोग अभी हमारे पास करंट के अंदर है और कितने हमारे पास डिज़ायर्ड है, यानी कि कंपनी को कितनी शॉर्टेज है एम्प्लॉयज़ की या फिर कितने सरप्लस है। तो उसके लिए अगर कंपनी को जो है वो कभी कभी क्या होती है, शॉर्टेज हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, शॉर्टेज की कंडीशन में जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो रिक्रूट करना स्टार्ट करेगी। अब वो रिक्रूट कैसे कर सकती है, हो सकता है कि वो जो है वो पब्लिश कर दे न्यूज़पेपर के अंदर, या फिर मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। क्योंकि जो रिक्रूटमेंट होता है पर्सनल मैनेजमेंट का एक सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है। ये जो होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयज़ का। और यहाँ पर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि बिगिनिंग होता है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैन पावर प्लानिंग से, और ये एंड कहाँ पर होता है, प्लेसमेंट एंड इंडक्शन। यानी कि हमने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था कि हमने क्या किया था, एचआर की प्लानिंग की थी सबसे पहले। अब यहाँ से ये जाएगा और उसके बाद जब हमें एक अच्छा एम्प्लॉय मिल भी जाएगा कि जो उस पोस्ट के लिए बिल्कुल राइट पर्सन होगा और जिसके अंदर मतलब कि जो स्किल हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर स्किल्स भी होगी, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, प्लेसमेंट कर देंगे। और प्लेसमेंट करने के बाद उसका क्या होता है, इंडक्शन, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन। अब जो हमारा हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट। तो फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट इज द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर्स अपॉन whom the organization can draw when it needs additional employees। यहाँ पर क्या कहता है कि जो हमारी रिक्रूटमेंट होती है इसका मतलब होता है कि हम डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं उन एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज को जितने की हमें ज़रूरत होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, क्रिएशन या पूल ऑफ अवेलेबल लेबर्स। पूल का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास लेबर्स हैं, जो हमारे पास अवेलेबल लेबर्स हैं वो आ पाए, अपॉन होम द ऑर्गेनाइजेशन कैन ड्रो व्हेन इट इज़ नीड एडिशनल एम्प्लॉयज़। यानी कि जब कभी भी शॉर्टेज होगी और उसे एडिशनल एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी तो वो क्या कर पाएगी, उसकी मतलब कि वो उनको क्या कर पाएगी, रिक्रूट कर पाएगी, उनका सिलेक्शन कर पाएगी। तो ये हमारा होता है रिक्रूटमेंट। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर है, अब हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फैक्टर आता है वो आता है कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज होता है वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, इफेक्ट करता है रिक्रूटमेंट को। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डायरेक्टली उसके साइज जो होता है ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसे कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। बिकॉज अगर कोई हम बात लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उस वो बहुत ही स्मॉल है और जहाँ पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो भी क्या है, बहुत कम ज़रूरत है एम्प्लॉयज़ की,
तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जो डेवलपिंग होती है और जो एक हमारी वेल इस्टेब्लिश जो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहीं पर वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे वो भी हम कम ज़रूरत होगी उनकी एम्प्लॉयज़ की। और अगर हमारे पास वहीं पर ही अगर कोई एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसके अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे तो उन एम्प्लॉयज़ की भी जो नंबर होंगे वो हमें ज़्यादा चाहिए होंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो साइज होता है वो स्मॉल है या फिर लार्ज है, वो भी कहीं ना कहीं एक रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करने का फैक्टर माना जाता है। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी रिगार्डिंग इंटरनल कैंडिडेट। यानी कि जो भी हमारी कैंडिडेट होते हैं जो उस वक्त वहाँ पर जो काम कर रहे होंगे या फिर जो भी हमारे इंटरनल कैंडिडेट होते हैं तो उनके रिगार्डिंग एक जो कंपनी है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी जो पॉलिसी बनी होती है, ये कहता है कि इन द रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन आर मेड रिगार्डिंग फिलिंग ऑफ द वेकेंट पोस्ट। यानी कि जो हमारी एक रिक्रूटमेंट की एक पॉलिसी बनाई गई है ऑर्गेनाइजेशन की कि किस तरह से अगर कोई हमारी जो सीट है अगर वो वेकेंट है तो उसे किस तरह से फुलफिल किया जाएगा। तो जैसे कि अगर हमारे इंटरनल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हें सबसे पहले क्या दी जाएगी, प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर वो सुटेबल होते हैं, आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज से क्या करेंगे, रिक्रूट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो सिंपल सा मतलब है कि अगर एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हमने ये कह दिया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे हम इंटरनल सोर्सेज का क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि इंटरनल सोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे सबसे पहले टेम्परेरी एम्प्लॉयज होंगे सबसे पहले प्रेफरेंसेस उन्हें दी जाएगी। अगर वो उस चीज़ में कैपेबल होते हैं, सुटेबल होते हैं, जैसा स्किल एक्सपीरियंस हमें चाहिए अगर वैसा ही उनके अंदर होता है तो हम एक्सटर्नल की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि जो भी हमारी नेसेसिटी है या फिर जो भी हमें नीड है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर वो इंटरनल सोर्सेज से जो भी टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ होते हैं अगर वो उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट। यानी कि कहीं ना कहीं एक ये जो हमारा फैक्टर होता है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है लोकल कैंडिडेट के लिए वो भी कहीं ना कहीं इसे इफेक्ट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, हम कोई ना कोई ऐसे सोर्सेज होते हैं बहुत सारे जो कि हम सोसाइटी से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें डिस्चार्ज करनी होती है अपनी जो ऑब्लिगेशन होती है सोसाइटी के लिए। तो जो एक गुड बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, सबसे पहले जो प्रेफरेंस होता है वो किसको देगा, जो भी हमारे लोकल एरिया में होंगे। यानी कि अगर हम कहीं भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सोसाइटी होती है उससे हम बहुत सारे इनपुट्स होते हैं जो कि लेते हैं। तो इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहली जो प्रेफरेंस दी जाएगी लोकल जो एप्लीकेंट्स होंगे उन्हें ही दी जाएगी, उसके बाद हम किसी और को दे रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, ये भी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी होगी किसके लिए, रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक फैक्टर होते हैं जो कि हमारे रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन। यानी कि जो भी हमारी ट्रेड यूनियन होती है वो इन्फ्लुएंस करती है रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बिकॉज यहाँ पर कहता है कि जो रिक्रूटमेंट होती है अगर वो हमारी हायर ग्रेड की होती है, जो हमारी ट्रेड यूनियंस होती है वो क्या करती है, एग्जैक्ट प्रेशर डालती है इन फेवर ऑफ इंटरनल कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। यानी कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि हाई, जैसे कि ABCD इस तरह से जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, तो इस टाइप में ही ये बोल रहा है कि अगर कोई भी ऐसी पोस्ट होती है जो कि हायर ग्रेड की पोस्ट होती है तो जो हमारी ट्रेड यूनियन होती है वो ये कोशिश करती है, वो फेवर करती है उन सभी इंटरनल कैंडिडेट का जो कि अभी सीनियोरिटी पे है। यानी कि वो एक काफ़ी सालों का उनको एक्सपीरियंस है, तो यानी कि उन इंटरनल कैंडिडेट को क्या करती है, फेवर करने की कोशिश करती है। इससे क्या करती है, जो ट्रेड यूनियन होती है वो एक तरह से अपोज करती है एक्सटर्नल सोर्सेज को। यानी कि जो भी हमें
अगर हम बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। तो यानी कि कहीं ना कहीं उसको अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने से कहीं ना कहीं उसे अपोज करती है, कहीं ना कहीं उसे रोकती है। तो वो हमारा क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन, यानी कि इसका जो इफेक्ट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है किसके ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन। तो यानी कि गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो भी काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है जो कि हमारी रिजर्वेशन से रिलेटेड होती है, और जो कि क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास फ्रेंड्स आता है लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, यानी कि हम कितने लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने लेवल पे हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। अब ये कहता है कि अगर हमारा जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन होता है अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें एम्प्लॉयज़ की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, और जो एडिशनल एम्प्लॉयज़ होंगे वो हमें रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्शन, अगर हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो अगर हमारा बिजनेस का साइज अगर लार्ज है तो उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ भी उतने ही रखने होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही होगी। तो जितने अभी हमारे पास एम्प्लॉय है तो उससे हमें एडिशनल एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, रिक्रूट करना पड़ता है। तो उसको करने के लिए या तो हम इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज का हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये कहता है कि जब हमारे पास जो इंटरनल हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, जब वो हमारे पास इतने सफिशिएंट नहीं होते कि उसकी मदद से हम क्या कर पाए, जो भी हमारे एडिशनल एम्प्लॉयज़ की नीड होती है उसे फुलफिल कर पाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करती है, बाहरी तत्वों का यूज़ करती है उन्हें मतलब कि अपॉइंट करने के लिए। तो ये हमारे पास था कि रिक्रूटमेंट होता क्या है और ऐसे कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी रिक्रूटमेंट को इफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ये हमारे ऐसे बहुत सारे फैक्टर थे, जैसे कि साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इफेक्ट करता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी हमारी इंटरनल कैंडिडेट के लिए क्या है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी पॉलिसी है लोकल कैंडिडेट के लिए, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियन हो सकता है, या फिर जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई गई है रिगार्डिंग रिजर्वेशन हो सकती है, या फिर जो हमारे पास लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन है। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जो कि हमारे रिक्रूटमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है सिलेक्शन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, इससे पहले हमने बात की थी कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे थे उसके बाद हमने क्या किया, रिक्रूट किया लोगों को। और रिक्रूट हमने कैसे किया, इंटरनल सोर्सेज से भी किया, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी किया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, रिक्रूट करने के बाद अब हमें उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है, यानी कि अब हमें जो भी हमारे पास कैंडिडेट होते हैं तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना हमारा मेन काम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बात आती है सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारे पूल ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो उनके अंदर से हमें ऐसे कैंडिडेट को निकालना होता है जो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि जिस तरह की हमारी जो पोस्ट है जो कि वेकेंट है उस पोस्ट को फिल करने के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल चाहिए, तो वो सभी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लोगों का सिलेक्शन करते हैं। इसलिए फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रिक्रूटमेंट था वो हमारा एक तरह से पॉजिटिव प्रोसेस था, और जो हमारा सिलेक्शन है वो हमारा क्या है, नेगेटिव प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो ये कहता है कि सिलेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, दोज हु आर टू बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट एंड दोज हु आर नॉट। यानी कि जो सिलेक्शन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारा कैंडिडेट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, या तो उन्हें हम क्या करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं, टू क्लासेस के अंदर उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ वो होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर किया जाता है, और कुछ वो होते हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट के लिए ऑफर नहीं किया जाता। मतलब अगर हम वो जो हमारे कैंडिडेट होंगे अगर वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहे होंगे, जो हमारी वेकेंट पोस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर उसकी नीड को वो फुलफिल कर रहे होंगे तो हम उन्हें क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर वो उस नीड को पूरा नहीं कर रहे होते तो कहीं ना कहीं उन्हें क्या किया जाता, सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो ये हमारा मेन मीनिंग था किसका, सिलेक्शन का। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक सबसे मेन टॉपिक होता है जो कि हमारा होता है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
तो अब हम उसको करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास है सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ एक स्टेप होते हैं इसके प्रोसेस में। तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब होता है जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो जो भी हमारी वेकेंट पोस्ट होती है उसे एडवर्टाइज किया जाता है एक न्यूज़पेपर के अंदर। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर हम उसे एडवर्टाइज कर देते हैं और जो भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ पर। तो वो क्या होता है, हमारे पास सबसे पहला पॉइंट होता है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो वो जब अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है कि उनकी जो भी एप्लीकेशन होती है वो हमें रिसिप्ट होती है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे जो इसका सेकंड स्टेप होता है हमारा सिलेक्शन का, वो होता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, ये हमारा जो होता है वो सिलेक्शन प्रोसेस का सेकंड पॉइंट होता है, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जब बहुत लार्ज एप्लीकेंट होते हैं, यानी कि जो हमारे एप्लीकेंट होते हैं जब वो बहुत लार्ज नंबर में होते हैं, तो जो एक इंटरव्यू होता है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि क्या होता है, एक यूजुअली एक वेरी ब्रीफ इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ जो है वो जनरल इंफॉर्मेशन उनसे ली जाती है एप्लीकेंट से, जैसे कि उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई, उनकी एक्सपीरियंस हो गया, या फिर उनकी जो पे डिमांड है वो क्या है, या फिर जो इनका इंटरेस्ट है वर्क के अंदर वो कितना है, या फिर उनकी एज क्या है, या फिर जो उनका जॉब स्पेसिफिकेशन वगैरह, इन सभी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस सेकंड स्टेप के अंदर ली जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो आता है एप्लीकेशन ब्लैंक्स। तो फ्रेंड्स, इसमें कहता है एप्लीकेशन ब्लैंक का मतलब होता है कि जो भी प्रिलिमिनरी इंटरव्यू के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन ली जाती है, अगर वो उन्हें कंफर्टेबल लगती है यानी कि सुटेबल लगती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, उनसे एक फॉर्म फिल करवाती है, जिस फॉर्म के अंदर उनकी हेल्थ, उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उनकी एज, उनकी एजुकेशन, तो इन सभी से रिगार्डिंग काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर लिखी होती है। इसके बाद अब हमारे पास आता है रिटर्न टेस्ट, यानी कि जो भी अब हमारे जो भी कैंडिडेट्स होते हैं तो अब उनका क्या किया जाता है, एक रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, तो उनमें से स्क्रीनिंग करने के लिए उनका एक रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, ताकि उसके अंदर से उन कैंडिडेट को क्या किया जाता है, चूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर 1000 कैंडिडेट हैं तो उसके अंदर से अगर हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं, फिर उसके अंदर से 500 कैंडिडेट को वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यानी कि अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है रिटर्न टेस्ट के बाद, वो एम्प्लॉय का क्या लिया जाता है, एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसके अंदर जो वो बेसिकली यहाँ पर कैंडिडेट को स्क्रीनिंग कर लिया जाता है। इसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास आता है रेफरेंस चेक। यहाँ पर रेफरेंस चेक का मतलब क्या होता है कि जिस भी कैंडिडेट को हम अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रख रहे हैं, तो सबसे पहले उसका एक रेफरेंस चेक किया जाता है, यानी कि जो है वो उसके जो कैंडिडेट होता है, तो फ्रेंड्स जब वो अपने फॉर्म को भरता है तो उसमें एटलीस्ट 2 या उससे ज़्यादा जो है वो रेफरेंसेस को ले लिया जाता है, ताकि उन रेफरेंसेस की मदद से वो उस कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके, यानी कि उस कैंडिडेट के बारे में उससे जान सके। तो उसके अंदर कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई उसका कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, तो वो उसके रेफरेंस चेक के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आती है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है कि अब उसे जो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, और फ्रेंड्स इसके अंदर हम ये देखते हैं कि क्या जो वो पर्सन है वो फिजिकली फिट है या नहीं है। तो इस फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ये सभी चीज़ों को देखा जाता है, क्योंकि हम उसका रेफरेंस चेक करने के बाद उसका जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे अब हमें क्या करना होता है, फाइनल डिसीजन को लेना होता है कि हमें उस कैंडिडेट को चूज करना है या फिर नहीं करना। एट लास्ट में हम क्या करते हैं, एक फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि हमें उस एम्प्लॉयज़ को क्या करना, रखना है या फिर नहीं रखना। तो फाइनल डिसीजन ले लिया जाता है। अगर उनका जो फाइनल डिसीजन होता है अगर वो यस में आता है तो उसका मतलब सिलेक्शन हो जाना, अगर वो नो में आता है तो मतलब उसका हम रिजेक्शन उसका हो जाता है। और सबसे लास्ट जो हमारा प्रोसेस आता है वो आता है प्लेसमेंट, यानी कि एक तरह से जो है वो अब जो एम्प्लॉय होता है, जो हमारा कैंडिडेट था अब वो हमारा एचआर यानी कि अब वो हमारा एम्प्लॉय बन गया है, और अब हम उसको क्या करते हैं, एक अपॉइंटमेंट लेटर उसे भेज दिया जाता है और अब वो क्या कर लेता है, अपनी जॉब को
ज्वाइन कर लेता है। तो ये हमारा क्या था, सिलेक्शन का प्रोसेस था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अभी हमने यहाँ तक जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने रिक्रूटमेंट को भी यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। सिलेक्शन क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या है, इन सभी टॉपिक को अभी तक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ट्रेनिंग, एंड उसके टाइप्स क्या क्या है। टाइप्स के अंदर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होगी और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होगी। चलिए अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा होगा ट्रेनिंग। तो यहाँ पर क्या कहता है कि जो ट्रेनिंग होता है वो एक फाउंडेशन स्टोन होता है किसी भी पर्सनल मैनेजमेंट का। क्योंकि जब हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, जो कि ये नहीं होता कि हमने खाली रिक्रूटमेंट कर लिया और जो भी हमारे कैंडिडेट था उसका सिलेक्शन कर लिया, यहीं तक की चीज़ें नहीं रहती है। इसके बाद हमें उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है ताकि वो अपने काम को और अच्छे से तरीके से कर पाए। अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम अगर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं, तो उनकी जो इन्हेंस करती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी हद तक क्या हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। और जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और ये क्या होती है, एक तरह से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उन्हें, टेक्निकल या फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है। और ये हमेशा एक स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड होती है, स्पेसिफिक पर्पज से रिलेटेड होती है। और इसका जो टारगेट होता है वो मोस्ट केसेस में नॉन मैनेजरल पर्सनल के लिए होता है। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रो था ट्रेनिंग का। अब हम इसकी मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या कहता है कि ट्रेनिंग जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच द एप्टीट्यूड, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब्स आर इंक्रीज। यानी कि जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी एक एप्टीट्यूड होती है, जो भी स्किल होती है, या फिर जो भी एबिलिटी होती है एक एम्प्लॉयज़ की, तो एक जॉब से रिलेटेड, स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड, यहाँ पर आगे स्पेसिफिक जॉब, तो उसे क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। यानी कि जिस काम को अभी वो कर रहा है उससे और ज़्यादा इफिशिएंट तरीके से वो कर सके, तो इसके लिए जो है वो ट्रेनिंग को दिया जाता है ताकि उसका जो वर्क लेवल है उसके अंदर हम क्या कर सके, इन्हांस कर सके। तो ये बेसिकली हमारा मतलब होता है ट्रेनिंग का। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, तो क्या ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग अलग होती है, क्या डिफरेंस होता है ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर अब डिफरेंस आता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में आखिर में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम इनके बीच में डिफरेंस को पढ़ने वाले हैं। बिकॉज जो ट्रेनिंग होती है वो डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं कुछ हद तक अलग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले आता है बेसिस में पीरियड, यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए होती है क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक जो टास्क होता है या फिर जो जॉब होती है स्पेसिफिक, केवल उसी पे ही ध्यान देना होता है। इसलिए जो ट्रेनिंग होती है वो हमेशा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से होती है, और जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है इट रेफर टू द इंस्ट्रक्शन इन टेक्निकल एंड मैकेनिकल प्रॉब्लम। यानी कि जो भी हमारी ट्रेनिंग होती है वो इंस्ट्रक्शन देती है या तो टेक्निकल या फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी थियोरटिकल जो भी एजुकेशनल कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। उससे रिलेटेड हमें क्या करती है, जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर आता है वाई, कि हम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं। तो ये कहता है इट इज़ फॉर स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड पर्पस। यानी कि जो भी एक स्पेसिफिक जॉब होती है उसके लिए दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। यानी कि जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ही दी जाएगी, लाइक 6 मंथ, 1 मंथ या फिर 1 ईयर। बट जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। और ये क्या होती है, इट इज़ फॉर जर्नल नॉलेज पर्पस। यानी कि जो जर्नल नॉलेज पर्पस के लिए होती है वो हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रेनिंग में हु, यानी कि कौन देता है इसे। इट इज इट इज टारगेटेड इन मोस्ट केसेस फॉर नॉन मैनेजरियल पर्सनल। यानी कि ये क्या होती है, एक तरह से नॉन मैनेजरियल होती है। जबकि हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो ये जो होती है वो टारगेट करती है किसे, मैनेजरियल को।
तो यानी कि यही एक बेसिकली डिफरेंस होता है जो कि हमारी ट्रेनिंग और जो कि हमारे डेवलपमेंट के बीच में होता है। क्योंकि जो ट्रेनिंग होता है वो एक छोटा सा जो भी हमारा टास्क होता है या फिर जो एक स्पेसिफिक जॉब होती है केवल उसी से रिलेटेड होता है। इंस्टीड अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो ये हमारी एक जनरल नॉलेज पर्पज से रिलेटेड होती है। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास जो सेकंड डिफरेंस आता है वो आता है ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में। तो जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है पर्पस। यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग होता है आखिर में इसका पर्पस क्या होता है। तो जो हमारी ट्रेनिंग होता है इसका मेन पर्पस होता है कि एक्वायर करना जो भी हमारे न्यू स्किल्स है या फिर जो भी हमारे पास नॉलेज है, तो उसे एक्वायर करना किसका काम होता है, ट्रेनिंग का। और जबकि यहीं पर ही हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका मेन काम क्या होता है कि एक्वायर करना या फिर डिविंग करना माइंडसेट और नॉलेज को। यानी कि हम एजुकेशन में क्या कहते हैं कि जो भी हमारा माइंडसेट होता है उसको हमें क्या करना होता है, बिल्कुल डीप में जाके हमें चीज़ों को समझना होता है, जबकि ट्रेनिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग के अंदर अगर हमें कोई भी नई स्किल समझनी हो या फिर ट्रेनिंग लेनी हो, नॉलेज लेनी हो, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास बात आती है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में सेकंड डिफरेंस होता है एविडेंस ऑफ लर्निंग सक्सेस। तो एविडेंस ऑफ लर्निंग सक्सेस में हम कहते हैं कि इसके अंदर हम एविडेंस क्या होता है कि हमारी जो लर्निंग है वो सक्सेस हुई है, तो उसका जो होता है वो होता है टेस्टिंग या फिर कोई सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं या फिर कोई जॉब परफॉर्मेंस हो सकती है। जबकि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर कोई कोर्स हो सकता है या फिर ग्रेड जो कि हम पढ़ते हैं जब हमें मिलती भी है, जैसे कि ए प्लस हो, इस तरह से, और या फिर हमारे पास जीपीए होती है वो। तो ये हमारे किसको बताती है, ये किसका एविडेंस होती है, एजुकेशन का एविडेंस होती है। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग के अंदर, वो होता है क्रेडिमेंटल्स। इसके अंदर क्या कहता है कि इसके अंदर आता है कि या तो सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर कोई लाइसेंस हो सकता है। जबकि जो हमारी एजुकेशन होती है उसके अंदर हमारे पास जो क्या डिग्री है, क्या डिप्लोमा है या फिर क्या सर्टिफिकेट है, वो हमारे इसके अंदर आते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर कहते हैं डिफिकल्टी टू लर्न, मतलब कि क्या डिफिकल्ट है, यानी कि ट्रेनिंग जो होती है वो ईजियर होती है एजुकेशन के कंपैरिजन में। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो एक जॉब स्पेसिफिक होती है, हमें उसको समझना होता है। अगर हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम अपने काम को और अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो एक जॉब स्पेसिफिक होती है या फिर कोई भी जो टास्क होता है उससे स्पेसिफिक होती है। तो ये हमारी एजुकेशन के कंपैरिजन में काफ़ी इजी होती है। और यहीं पर ही अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो वो क्या होती है, काफ़ी टफ होती है, यानी कि हार्ड होती है अगर हम ट्रेनिंग के कंपैरिजन में उसे देखते हैं तो। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड हमारे पास आता है लेंथ ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो कितनी लंबी हो सकती है। जनरली ये 1 to 5 डेज की हो सकती है या फिर कुछ वीक्स की भी हो सकती है। बट जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये 1 to 3 ईयर तक चलती है। यानी कि जो अभी हमने बात की थी प्रीवियस, जो हमने बात की थी कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो जो हमारी ट्रेनिंग होता है इसका जो मिनिमम पीरियड होता है वो 1 to 5 डेज होता है, या फिर ये कुछ सिवरल वीक्स तक भी चल सकती है। जबकि जो एजुकेशन होती है वो 1 से 3 ईयर तक ही होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर हम कहते हैं चेंज, यानी कि इसके अंदर जो हमारे ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, मोर सुपरफिशियल होती है, यानी कि हमें एक तरह से स्किलफुल होती है। तो फ्रेंड्स जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो क्या होती है, स्किलफुल होती है। जबकि हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये जो हमारा एजुकेशन का जो मेन मोटिव होता है वो थिंकिंग के ऊपर होता है या फिर ट्रांसफॉर्मेशनल के ऊपर होता है या फिर डीपर या फिर रेडिकल की होता है। एक होता है ट्रांजेक्शनल, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। तो फ्रेंड्स ट्रांजेक्शनल का मतलब होता है एक तरह से हम एक्सचेंज बोल सकते हैं, बट ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है जब हम उसके अंदर कंप्लीटली ही चेंज कर देते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर देना किसी भी चीज़ को। एंड सबसे लास्ट जो हमारे पास डिफरेंस आता है फ्रेंड्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के बीच में, वो हमारे पास होता है एंड रिजल्ट। यानी कि जो हमारी ट्रेनिंग होता है उसके बीच में और जो हमारी एजुकेशन होती है उनके जो रिजल्ट होता है वो एट लास्ट में क्या निकल के आता है। तो फ्रेंड्स ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि ये जो होती है, तो फ्रेंड्स ये कहता है इट मेक यू द सेम एज अदर विद द सेम ट्रेनिंग मेजर अप।
यानी कि यहाँ पर क्या कहता है, क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है वो एक तरह से क्या करती है, सेम होती है। बट जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये हमें क्या कर देती है, दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट बना सकती है। इसमें हम सोच सकते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स टी हो रहेगा, थॉटफुल। तो ये हमारी थॉटफुल होती है या फिर माइंडफुल होती है या फिर हमें एजुकेटेड बना देती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग होती है वो हमारी शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और न्यू स्किल को एक्वायर करने के लिए होती है। और जबकि जो एजुकेशन होती है वो हमारी एक तरह से लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। और ये जो होती है वो हमारी जो माइंडसेट होती है और जो नॉलेज होती है उसको डीपिंग करने में हमारी मदद करती है। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा। फ्रेंड्स, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है कि जो हमारे ट्रेनिंग होते हैं उसके कितने मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक हमारे पास होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब हम बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग की, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जब हम कोई काम भी कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ हमें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है जब हम वर्क कर रहे होते हैं, तो उसे हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। और अगर हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे होते कंटिन्यूटी में, बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं, ओनली ट्रेनिंग को ही ले रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला टाइप होता है वो होता है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। अब वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ये हमारा एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मेथड का पार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेशल जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर होता है जिसे हम वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इस स्पेशल वेस्टिब्यूल के अंदर जो है वो एफर्ट्स किए जाते हैं, किस लिए कि एक फैक्ट्री लाइक जो एक एटमॉस्फेयर होता है, एक जो वर्किंग कंडीशन होती है उसे क्रिएट किया जाता है ताकि हमें ऐसा फील हो कि हम जो है वो किसी फैक्ट्री लाइक स्ट्रक्चर ही उनके लिए क्रिएट किया जाता है, जो कि हमें बिल्कुल रियल की तरह महसूस होता है। इसके बाद हम जब बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग होती है वो गिवन, जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो कौन देता है हमें, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो भी हमारे स्किल ट्रेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं। जब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग की, तो जो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग होती है इसकी सबसे बेस्ट जो हमारी एडवांटेज होती है कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल डेफिनेट होती है, बिल्कुल प्लान्ड होती है, यानी कि पहले से हमें सब कुछ पता होता है। इस मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर जो हमारे ट्रेनर होते हैं वो भी काफ़ी स्किल्ड होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेनर हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की, तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हमें एक तरह से लॉन्ग टर्म में हमें एक तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग जो होती है वो एक नेसेसरी एंड स्पेशली ये जो सुटेबल होती है उन वोकेशंस के लिए जिसके लिए लॉन्ग पीरियड ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक कंप्लीट इफिशिएंसी अगर हमें लानी होती है तो उसके लिए हमें काफ़ी लंबा समय चाहिए होता है। तो उसके लिए ही हम क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं वो लर्न करते हैं जॉब को एज अ डिसिप्लिन अंडर सुपरविजन ऑफ द एक्सपर्ट्स। यानी कि जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अंडर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग को लेते हैं, उनके सुपरविजन के अंदर ट्रेनिंग को लिया जाता है। तो उसी ट्रेनिंग को जो है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोला जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं तो जो ये मेरिट्स होती है इसकी हम बात करते हैं तो उसका सबसे पहला पॉइंट होता है कि फुल नॉलेज ऑफ द जॉब इज एक्वायर्ड। क्योंकि अगर हमें इस तरीके की जॉब करनी होती है तो उसके लिए जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक बेटर जो है वो। एंड जो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी एडवांटेज आती है वो कहता है कि जो ट्रेनिंग होती है वो इम्पार्टेड करती जाती है, बिल्कुल वेल डिफाइंड मैनर में होती है और बिल्कुल प्री डिटरमाइंड एक प्लान होता है, उसमें हम इसे करते हैं। तो ये हमारी जो है वो एक तरह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ही पार्ट होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारी ऑन द जॉब ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारी होती है ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस वर्कमैन। यानी कि जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो बिल्कुल एक्सपीरियंस जो भी हमारे वर्कमैन्स होते हैं उनके द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है। जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है जो कि स्पेशल एडवांटेज देती है इन केस ऑफ वेयर एक्सपीरियंस पर्सन नीडेड हेल्प हैंड्स, एंड इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर दोज डिपार्टमेंट हैविंग सीरीज ऑफ जॉब एंड द वर्क प्रोसीड इन अ वेल प्लान मैनर।
यानी कि कुछ जॉब ऐसी होती है जिसके लिए हमें बिल्कुल वेल प्लान मैनर में उस काम को करना होता है, बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से करना होता है। तो उसके लिए हमें बिल्कुल जो एक्सपीरियंस वर्कमैन होते हैं उनके द्वारा ही उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अपने काम को और बेटर और अच्छे तरीके से उसको कर सके। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास बात आती है कि ट्रेनिंग बाय सुपरविजन, यानी कि जो ट्रेनिंग होती है वो इम्पार्टेड की जाती है सुपरवाइजर्स के द्वारा। यानी कि जो ट्रेनिंग होता है उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, सुपरवाइजर से जो है वो ट्रेनिंग को गेट कर सकता है, ले सकता है। और जो सुपरवाइजर होता है ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इवेल्युएट द एबिलिटी एंड पोटेंशियलिटी ऑफ द ट्रेनीज विद रिगार्ड टू देयर वर्क परफॉर्मेंस। और जो हमारा सुपरवाइजर होता है, यानी कि जो भी हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाला होता है, वो भी ये देख सकता है, वो ये इवेलुएट कर सकता है, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि जिसे भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या उसके अंदर इतनी पोटेंशियलिटी है, क्या वो इतना पोटेंशियल है कि वो इस चीज़ को सीख पाएगा या नहीं। तो उसको भी वो क्या कर पाता है, अच्छे से असेस कर पाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो आता है ट्रेनिंग एट अ ट्रेनिंग सेंटर। यानी कि कई बार जो ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर पे ही दी जाती है। एक जो स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वो वहाँ पर सेट किए जाते हैं और उसके द्वारा ही उन्हें ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रेनिंग एट ट्रेनिंग सेंटर। चलिए फ्रेंड्स, हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग का जो मेन एम होता है इस ट्रेनिंग का, वो क्या होता है, ये थियोटिकल और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो हमें प्रोवाइड करती है। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी टेक्निकल और जो भी हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं अपने मेंबर्स को। और वो क्या करते हैं, एक तरह से बैलेंस बनाते हैं थियोटिकल और जो भी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, जिस भी टाइप की ट्रेनिंग हमें देनी होती है। तो यानी कि जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो होती है वो यूज़फुल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है वो प्रोफेशंस के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि हमारी मैनेजमेंट हो गई, या फिर लीगल की जो प्रैक्टिशनर हो गए, या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर हो गए। क्योंकि यहाँ पर उनको ओनली थियोटिकल नॉलेज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक जो हमने बात की थी वो हमारी ट्रेनिंग मेथड फॉर वर्कर्स थे, यानी कि जो हमारे वर्कर्स थे उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग मेथड होंगे। अगर हम इसके अलावा दूसरे मेथड पे चलते हैं तो वो हमारे लिए होती है ट्रेनिंग मेथड फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव। यानी कि जो भी हमारे मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव होंगे उनके लिए क्या क्या ट्रेनिंग हमने देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर बी पार्ट आता है कि ट्रेनिंग मेथड फॉर मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव्स। यानी जब हमें मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देनी होती है तो हम उन्हें ट्रेनिंग कैसे देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी जॉब है तो उस जॉब पे केवल हम, जैसे कि कोई भी पर्सन है अगर वो उस एक पोस्ट के अंदर काम कर रहा है, उस एक पोस्ट के ऊपर वो वर्क कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा उसे उसी पोस्ट पे काम करना है, बल्कि जो उसका काम होगा वो कभी उसे यहाँ पर करना है, कभी उसे अदर पोस्ट पे करना है, कभी अदर में करना है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है आपने बैंक में देखा होगा। बैंक में यही होता है कि जॉब रोटेशन कमेटी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वर्क होता है वो क्या होता है, एक तरह से जो हमारा वर्क होता है वो रोटेट होता रहता है। यानी कि हम अपने काम में भी एक्सपर्ट हो जाते हैं और साथ साथ में हम दूसरे कामों को भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसकी मेरिट क्या क्या होगी। तो जो एवरी मैनेजर होगा उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वर्क कर सकता है, डिपार्टमेंट यानी कि उस चीज़ के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकंड पॉइंट कहता है कि ये जो होता है वो इंटर डिपार्टमेंटल जो भी कॉरपोरेशन होता है उसे भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एंड जो थर्ड पॉइंट आता है वो क्या कह देता है कि जो भी एक मैनेजर होता है उसकी जो नॉलेज होती है वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बैंक है, अगर उस बैंक के अंदर मान के चलते हैं हमारे पास 4 जो है वो पोस्ट है, कलर की हो गई, पीए की हो गई, तो इस तरह से हमारे पास 4 पोस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कभी वो ये इस जगह पे वर्क कर रहा है, कभी इस जगह पे वर्क कर रहा है, तो इससे क्या होगा, उसे हर लेवल की जो नॉलेज होगी वो हो जाएगी। और इससे क्या होगा, उनका जो कोऑपरेशन होगा इंटर डिपार्टमेंटल के बीच में वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कहीं ना कहीं।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट आता है असिस्टेंट टू पोजीशन। असिस्टेंट टू पोजीशन ये भी जो होता है वो हमारा ट्रेनिंग मेथड होता है मैनेजरियल एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये कहता है कि ट्रेनिंग इज अपॉइंटेड एज एन असिस्टेंट टू द सीनियर मैनेजर ऑफ द डिपार्टमेंट। यानी कि जो ट्रेनिंग होता है वो अपॉइंट किया जाता है जो कि असिस्ट करता है किसको, जो भी सीनियर मैनेजर होता है किसी भी डिपार्टमेंट का उसे। इसके साथ साथ कहता है कि जो ट्रेनिंग होता है वो कंसिडर करता है कि कम्पिटेंट एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ द हायर अथॉरिटी। अगर कोई भी हायर अथॉरिटी है, अगर हमें उसे रिप्लेस करना है, उसकी जगह में किसी और को लाना है, तो उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारे इसके अंदर आती है। तो ये कहता है कि ही असिस्ट इन द नॉर्मल वर्क ऑफ द मैनेजर एंड अंडर द प्लान व्हेन एवर द मैनेजर गोज आउट और फॉल सिक। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा मैनेजर होता है अगर वो कहीं बाहर चला जाता है या फिर वो सिक हो जाता है, बीमार पड़ जाता है या फिर वो लीव पर है, तो उसकी जगह जो काम करेगा तो उसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारी इसके अंदर आती है, जिसे हम असिस्टेंट टू पोजीशन बोले जाती है। जो कि बेसिकली हमारी किसके लिए होती है, जो भी हमारी हायर अथॉरिटी होती है, हायर लेवल पे जो काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए होती है। तो आई होप इस वीडियो के अंदर, इस मैथड के अंदर आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं वो हमारे हैं कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती क्या है, उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा है। सेकंड जो हमारा टॉपिक था वो हमारा था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एंड जो थर्ड टॉपिक था वो हमारा था रिक्रूटमेंट, एंड जो फोर्थ टॉपिक था वो था सिलेक्शन, एंड जो फिफ्थ टॉपिक था वो था हमारा ट्रेनिंग। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। इन सभी टॉपिक की बिल्कुल अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और जो नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ टॉपिक बच गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट मैथड के अंदर कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।